आज नीतीश कुमार को आपने सुना हो तो वो कह रहे हैं कि पूरी पार्टी एनडीए छोड़ने पर एकजुट थी, उन्हें आगे बिहार की सेवा करनी है, ये भी वो दावा कर रहे हैं। लेकिन यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने पिछली बार बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद ये कहा था कि वो कभी भी चाहे जिंदा रहें या मरें आरजेडी से गठबंधन नहीं करेंगे। वैसे 4 दशक के राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार ने सत्ता सुख के लिए कई बार पाला बदला है। नीतीश कुमार के साथी और सहयोगी भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार के मन की बात समझना नामुमकिन है। वैसे नीतीश कुमार जब पलटते हैं तो बाजी ही पलट जाती है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच ये वार पलटवार 2017 का है, जब नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़कर बिहार में बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। तब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि नीतीश के तो पेट में भी दांत हैं। उन्होंने लिखा था, क्या आप पेट के दांत ठीक करने वाले किसी डेंटिस्ट को जानते हैं? बिहार में जनादेश का एक मर्डरर है जिसके पेट में दांत हैं। उसने सभी नेताओं और पार्टियों को ही नहीं बल्कि बिहार के करोड़ों गरीब गुरबों को भी अपने विषदंत से काटा है। आज फिर से सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद का ये ट्वीट वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद की कही बातें सही साबित हो रही हैं। हम तो उनको पलटू कुमार तो आज तक नहीं कहे हैं, तेजस्वी यादव जी ने उनको कहा है पलटू चाचा, हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा। अगर यही हो रहा है तो मान के चलिए कि तेजस्वी जी की पुरानी बात फिर सही हो जाएगी। कहा जा रहा है कि जो नीतीश चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि कभी और किसी भी परिस्थिति में वो आरजेडी से गठबंधन नहीं करेंगे, और वो आज फिर से लालटेन जला रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहे या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। 4 दशक से ज्यादा के राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार ने कई बार अपनी राजनीतिक निष्ठा बदली। वर्ष 1994 में वो नीतीश ही थे जिन्होंने तत्कालीन जनता दल में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बगावत की थी। फिर नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। फिर 2003 में समता पार्टी और शरद यादव के नेतृत्व वाली जेडीयू का विलय हो गया। जेडीयू और बीजेपी के बीच पहली बार 1998 में गठबंधन हुआ था, लेकिन साल 2013 में बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव 2014 के लिए नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाना नीतीश को रास नहीं आया, जिसके बाद जेडीयू ने बीजेपी से 17 साल पुराना नाता तोड़ लिया था और एनडीए से अलग हो गई थी। इसके 2 साल बाद ही उन्होंने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए अपने कट्टर प्रतिद्वंदी रहे आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था। फिर 2017 में उन्होंने महागठबंधन से भी मुंह मोड़ लिया। आने से पहले बोलते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, फिर एनडीए के साथ चले गए। तो जो नेता अपने शब्दों पे ही नहीं टिकता हो तो उनकी क्रेडिबिलिटी रहती नहीं है। तो ऐसे में अगर वो किसी पे कोई भी आरोप लगा ले, जनता इस बात को जानती है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। यानी सीएम की कुर्सी पर काबिज होने के लिए नीतीश ने कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी को चकमा दिया। ये वही नीतीश हैं जो कभी कहा करते थे कि पीएम मोदी से मुकाबला करने की क्षमता किसी में नहीं है। बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने उन्हीं लोगों को तोड़ा जिन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया। जो लालू यादव नीतीश कुमार का राजनीतिक विसर्जन करना चाहते थे और जिस लालू यादव के बारे में उन्होंने कहा था कि चाहे तो वो गोली मरवा सकते हैं, आज उन्हीं की पार्टी के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको। बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। हम यहाँ पटना आए हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए न, कर दे।
गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा बाकी कुछ नहीं कर सकते, अगर चाहें तो गोली मरवा सकते। ये अलग बात है कि जिस कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ नीतीश कुमार वोट मांगकर सत्ता में आए थे, आज नीतीश उन्हीं से हाथ मिला लिया है। नीतीश के दागदार इतिहास को देखते हुए राजनीति के जानकार तो ये भी मानते हैं कि जब तक बिहार में महागठबंधन की सरकार रहेगी, तब तक आरजेडी को ये डर बना रहेगा कि न जाने कब नीतीश उन्हें चकमा दे दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप ये भी जानना और समझना चाह रहे होंगे कि गठबंधन बदलने से नीतीश कुमार को फायदा क्या हुआ और क्या नुकसान हुआ है। तो सबसे बड़ा फायदा उनके लिए ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के नेता के तौर पर अब वो खुद को पेश कर सकते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि बीजेपी विरोधी दलों के बीच उनकी विश्वसनीयता पर अब संदेह की स्थिति रहेगी। नीतीश कुमार के लिए फायदे की बात यह भी है कि जेडीयू का खिसकता जनाधार अब वो बचा सकते हैं, लेकिन जो उनकी पलटू राम वाली छवि है उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। तीसरे फायदे की बात यह है कि नीतीश कुमार के लिए पार्टी को टूटने से बचा पाना अब मुमकिन है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता कम हो सकती है और बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरी बढ़ने की शुरुआत कुछ महीने पहले हो गई थी। वजह थी जाति आधारित जनगणना। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग थलग नजर आए थे। उन्होंने विपक्षी दलों के साथ जाति आधारित जनगणना की मांग की। इतना ही नहीं, आरसीपी सिंह प्रकरण से भी नीतीश काफी खफा चल रहे थे। तो चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से वजह क्या रही नीतीश कुमार की नाराजगी की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक आज जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ने की साजिश रची और जेडीयू के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की हिस्सेदारी की बात की जाए तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन के गले की फांस शुरू से ही बना रहा। पहले जेडीयू की तरफ से 4 मंत्री पद मांगे गए, आखिर में 2 की मांग पर पार्टी अड़ी रही, लेकिन जेडीयू को 1 मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ गया। जेडीयू से कुछ दिन पहले इस्तीफा देने वाले आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे, लेकिन जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर बीजेपी के लिए काम करने का ही आरोप लगा दिया। बीजेपी जेडीयू में पॉलिसी को लेकर भी मतभेद रहा। जेडीयू ने 1 नेशन 1 इलेक्शन 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने वाले बताया, इन्हें गैर कानूनी कानून बताया था और इनका विरोध किया। कॉमन सिविल कोड पर भी जेडीयू का रास्ता बीजेपी से अलग है। जेडीयू ने आर्टिकल 370 को हटाने का भी विरोध किया था, जबकि ये बीजेपी का कोर एजेंडा रहा था। तो क्या जैसा नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस गठबंधन टूटने की वजह रहा, या फिर नीतीश के प्रधानमंत्री बनने की चाह और लालसा उन्हें इस मोड़ पर ले आई? पीएम बनने की चाह, महागठबंधन की राह। 2024 में जो प्रधानमंत्री बनने का ये सपना देख रहे हैं, नीतीश के आगे ऑपरेशन लोटस नाकाम। जो लोग बिहार के विकास के साथ ये खेलबाजी कर रहा है, बिहार की जनता उसे पूरी तरह से उसको सदा के लिए मिटा देगी। बीजेपी का सरेंडर या सियासी चाल? बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन में यूं तो कई महीनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन 2 दिन पहले आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद जो कहा, वहां से बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के कयास तेज हो गए। आरसीपी सिंह ने नीतीश के सपनों पर सबसे बड़ा हथौड़ा चलाया। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। कहा जाने लगा कि आरसीपी सिंह जेडीयू में रहते हुए बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार की माने तो जेडीयू विधायकों को तोड़ने की कोशिश चल रही थी। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही थी और इस ऑपरेशन के निशाने पर नीतीश कुमार थे। अगर ऐसा था तो क्या नीतीश की चाल के सामने बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, या एनडीए से नीतीश का एग्जिट प्लान भी बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा तो नहीं है? नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी से पहले की नाराजगी और महागठबंधन की सरकार का हश्र देखते हुए बीजेपी इस बार नई रणनीति के तहत काम कर रही है। बीजेपी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर काम कर रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार की जेडीयू की नई सरकार को गिराने की कोई कोशिश नहीं करने वाली है।
जानकारों की माने तो नीतीश कुमार के अलग होने के बाद बीजेपी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर फोकस करेगी और खुलकर नीतीश के खिलाफ माहौल बनाएगी। बीजेपी बिहार की जनता के बीच जाएगी और उन्हें जाकर ये बताएगी कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की तरह ही नीतीश कुमार ने भी जनादेश का अपमान किया है। वो बिहार की जनता को ये भी बताएगी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से बड़ी पार्टी थी, लेकिन फिर भी उसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। लेकिन बावजूद इसके न तो मुख्यमंत्री ने नैतिकता दिखाई और न ही गठबंधन का धर्म निभाया। इसके साथ ही बीजेपी नई सरकार की खामियों और कमजोरियों को भी प्रचारित करेगी। दरअसल बीजेपी बिहार विधानसभा 2020 को भी ध्यान में रख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए को 125 सीटें मिली थी। नीतीश की पार्टी नुकसान में रही थी और 43 सीटों तक सिमट गई थी। इस चुनाव में बीजेपी को 21 सीटों का फायदा हुआ था। मतलब ये कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी समर्थकों ने और खासकर उसके कोर वोटरों ने नीतीश का समर्थन नहीं किया था। इसके अलावा हाल ही में पार्टी द्वारा 200 विधानसभा क्षेत्रों में भेजे गए नेताओं ने भी अपनी रिपोर्ट कमोबेश यही दी थी। यही वजह है कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार की छाप से बाहर निकलना चाह रही थी और उसे मौका भी दे दिया खुद नीतीश कुमार ने। कुल मिलाकर नीतीश का एनडीए से नाता तोड़ना पहली नजर में बीजेपी के लिए सेटबैक दिख रहा है, मगर दूर की राजनीति की बात करें तो उसके लिए भी आने वाले समय में रास्ते खुलेंगे। और जाहिर है अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस बिहार में 2020 जैसा रहा तो नीतीश कुमार के पीएम बनने के सपने पर सबसे बड़ी चोट होगी। रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। 2024 भले ही अभी दूर हो, लेकिन तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी तीसरी बार सत्ता हासिल करना चाहती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी अलग गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जो बिहार में सियासी ड्रामा हुआ है, जानकार कहते हैं कि 2024 में देश को एक और प्रधानमंत्री उम्मीदवार मिल सकता है। नाम आप समझ ही गए, नीतीश कुमार किसी भी तरह से मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं और इसीलिए वो दोस्त भी बदल रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरा बन पाएंगे? कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। राजनीति ने एक बार फिर से बिहार के दो दिलों को मिला दिया है। 2 साल से तेजस्वी यादव हार पर शोक में डूबे हुए थे, लेकिन उस शोक ने सियासत में उस साझेदारी की प्रस्तावना लिख दी जिसे 2 साल पहले बिहार के लोग मजाक के सिवा कुछ नहीं समझते थे। नीतीश कुमार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी के साथ सियासत में हाथ मिलाने का फैसला किया। दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, लेकिन एक ने अब पहले की तरह प्लेटफॉर्म बदल लेने का फैसला किया है। जीतन राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। हम एक बिहारी हैं, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि बिहारियों के डीएनए का अध्ययन ठीक से नहीं है। इनको बिहारियों का डीएनए इतना जबरदस्त है कि आप देख लीजिएगा, एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा। आप भूले नहीं होंगे नीतीश ने लालू के लिए कैसे कैसे विशेषणों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब दोनों बदल चुके हैं। क्या क्या नहीं कहा था लालू यादव ने नीतीश कुमार के बारे में। बिहार की राजनीति में खलनायक की तरह पेश करते थे,
और नीतीश ने भी लालू को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सियासत में मौका परस्ती इसी को कहते हैं। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। जानकार कहते हैं कि इस फैसले ने इस राज को अब राज नहीं रहने दिया कि 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार हो सकते हैं। कुर्सी की चाहत और सियासत में परिस्थितियों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं। एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की। इधर नीतीश ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया और उधर जेडीयू के संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया। इस पोस्ट को देखिए। नीतीश के पासपोर्ट साइज के पद को लैंडस्केप साइज में बदलने की पूरी कोशिश हो रही है। इस ट्वीट का भावार्थ यही कहता है कि मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं नीतीश कुमार। सत्ता की जमीन को पटना से दिल्ली तक फैलाना चाहते हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाते हो तो एक सेकुलर चेहरे के रूप में आप खड़े हो गए और प्रधानमंत्री की मटेरियल आप हो बन सकते हो। लेकिन उस समय उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। 2004 में जो हालत हुई उनके सामने थे और उसके बाद फिर वो 2015 में आरजेडी के साथ आए और फिर आ गए हैं। तो यह संभव है, क्योंकि इस समय ये कोई केवल आरजेडी और जनता दल का नहीं दिखा रहा है। संभव है कि जिस ढंग से इस समय एक देश में स्थिति बनी है। अब सवाल यही है कि क्या अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जातियों का नया गठजोड़ मोदी का रास्ता रोक सकता है? इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस को नीतीश की प्रभु सत्ता स्वीकार होगी? 2024 में जो प्रधानमंत्री बनने का ये सपना देख रहे हैं, मैं तमाम विपक्षी दल के नेताओं को बताऊंगा, भैया ये मुख्यमंत्री किसी के नहीं रहे। इनमें से ही कईयों को धोखा देकर अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में उन्हीं के सर पर पैर रखकर ये आगे बढ़े। तो ना कोई विपक्ष का नेता इनके ऊपर विश्वास करेगा। बंगाल में बीजेपी को हराने के बाद ममता बनर्जी पीएम की रेस में सबसे आगे अपने आप को मानती हैं। पंजाब में जीत के बाद केजरीवाल पीएम बनने का अलग सपना देख रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों ही राज्यों में केजरीवाल ने कांग्रेस से कुर्सी छीनी है। इसके अलावा मोदी को चुनौती देने से पहले अकाली दल, शिवसेना, टीडीपी जैसी पार्टियों को भी एक करने की चुनौती है। तेजस्वी और नीतीश दोनों की चुनौती इस वक्त केंद्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बनाए रखने की है। ये संकेत पूरी क्षेत्रीय राजनीति के लिए है। अगर मोदी का मुकाबला करना है तो सबको साथ आना ही होगा। देर सवेर अगर ममता भी तीर चलाने लगें और झाड़ू लगाने लगें, नीतीश कुर्सी और सीएम पद छोड़ दें, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएं, तो हैरत के संसार में आशियाना बसाने की जरूरत नहीं। मोदी का एक अपना व्यक्तित्व है, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, राष्ट्र का एक वातावरण है। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव में लोग वोट करते हैं तो केवल स्थानीय समीकरण नहीं होता है, देखते हैं कि देश की रक्षा, देश का विकास, देश की प्रतिष्ठा दुनिया में वो कैसे है, हमारा नेता कैसा है, ये सारे समीकरण को देखते हुए मतदान करते हैं। इसलिए ये राह नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं है, बल्कि राह तो यही आसान नहीं है कि आरजेडी के साथ कैसे वो काम करेंगे भविष्य में। असल राजनीति इस समय पटना में हो रही है। सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पूरे पटना में हर चौराहे पर इस पोस्टर को चिपकाया गया है, नीतीश सबके हैं। इशारा साफ है। सिर्फ राजनीति को बचाने की ये कोशिश नहीं है, ये केंद्र में सियासत को चमकाने की कोशिश है। 243 विधायकों वाली बिहार में जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार इस बदलाव में नीतीश कुमार के सपने भी छिपे हैं। तो हार तो कबूली उन्होंने कबूल कर लिया। लद्दाख में म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव जीतते हैं तो वो हवा बताते हैं कि वहीं से हवा चलती है ठंडी। अब हवा पर हमको एक चीज याद आ गया भाई, एक जरा सुनाना चाहते हैं एक कविता। बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। लेकिन हमें इस बात का आश्चर्य हुआ कि नीतीश बाबू ने अपने पहले मुशायरे में भी ये 3 इडियट का गीत क्यों ले आए।